हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 15 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। अदिति का हाथ थामे अर्नब दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन वह अचानक रुक गया। 1 सेकंड रुको, अभी इतनी रात गए उनके कमरे में जाना ठीक नहीं रहेगा। वह सो रहे होंगे और एक बार उनकी आंख खुल गई तो फिर खुशी के मारे दोबारा नींद नहीं आएगी। तो चलो सुबह मिलेंगे हम, बोलकर अर्नब ने उसका हाथ छोड़ दिया और वहाँ से वह अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। पर अदिति समझ नहीं पाई वह कहाँ जाए, क्या करे। तभी हरी काका ने कहा, बाबूजी, बड़े साहब जाग रहे हैं। अभी जब आपने फ़ोन किया तभी वो आपके बारे में ही पूछ रहे थे कि कहाँ चले गए। उन्होंने शायद आपको फ़ोन भी लगाया पर फ़ोन नहीं लगा। ठीक है, हम जाते हैं। और एक बार फिर उसका हाथ थामा और कमरे के अंदर चला गया। डिम लाइट ऑन था। दादू अपनी आंखें बंद किए हुए थे। अर्नब सिर के पास बैठ गया, वहीं अदिति पैर के पास बैठी। अर्नब ने दादू के सिर पर हाथ फेरते हुए हौले से आवाज़ लगाई, दादू दादू, पर उन्होंने आंखें नहीं खोली। सर सर, अदिति ने भी आवाज़ लगाई तो अर्नब ने इशारा किया, सर नहीं, दादू बोलो। तभी दादू की भी आंखें खुली। कौन? अनु है? जी दादू। अर्नब कहाँ चला गया था बेटा? कहीं नहीं दादू, बस आपकी आज्ञा का पालन करने। देखिए, अपनी आंखें तो खोलिए, कौन है आपके सामने? तब उन्होंने धीरे से आंखें खोली तो सीधा अदिति पर नज़र पड़ी। तभी अर्नब ने उठकर लाइट ऑन कर दिया। दादू चौंक गए और हड़बड़ाते हुए उठकर बैठने लगे। आराम से दादू, बोलकर अर्नब ने उन्हें उठाकर बिठा दिया। अरे बेटा, ये कौन है दुल्हन की लिबास में? बहू है आपकी, और कौन? बहू? इतनी जल्दी तूने शादी भी कर ली, या फिर तू इतनी रात गए किसी को भगा कर ले आया? उसे उठा कर ले आया घर में। मैंने कहा तुमसे बहू चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि तुम ज़बरदस्ती किसी को ले आओगे। यह तुमने क्या किया बेटा? दादू, क्या बोल रहे हैं आप? मैं किसी को भगा कर नहीं लाया हूँ। पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करके आया हूँ, और उसी से जो आपको अपनी बहू के रूप में पसंद थी। तो चलिए, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। और तब दोनों ने एक साथ दादू के पैर छू लिया। जीते रहो बेटा, सदा सुहागन रहो, और भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। और हाँ बहू, अभी रात हो गई है, कल मैं तुम्हें तुम्हारा नेग देता हूँ। वाह दादू, बहू को नेग और मुझे? ये मत भूलिए कि बहू मेरी वजह से घर में आई है। अरे तू कितना बोलने लगा बेटा, मुझे याद है तुम्हें क्या देना है। क्या देंगे? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। अब मैं तुम्हें वह सारी जिम्मेदारी सौंप दूँगा जो अब तक मैं ढो रहा हूँ। दादू, यह मुझे नहीं चाहिए। चुप कर। और हाँ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी यह है कि बहू को तुम समय दोगे। दादू, 2 तरह की बातें कर रहे हैं आप। मुझे जिम्मेदारी भी सौंप रहे हैं सारी चीज़ की, और इसे भी समय देने बोल रहे हैं, तो कैसे होगा? मैं तो तबाह हो जाऊँगा। बेटा, यह तो शादी से पहले सोचना चाहिए था। अब तो जिम्मेदारी तुम्हें निभानी पड़ेगी। वाह दादू, आप भी न। वाह दादू, आप भी न। क्या क्या गलत कहा? ब्याह के बाद जीवन तबाह होता ही है, और सिर्फ तुम्हारा नहीं, सबका होता है। ब्याह का पर्यायवाची शब्द ही तबाह है। तो अब ज़्यादा सवाल जवाब नहीं। फिर दोनों अपने कमरे में जाओ और अभी मुझे सोने दो। वैसे बेटा, इसने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? सारी रस्में अच्छे से निभाया ना? जी जी सर, मुँह से एक बार फिर निकल गया तो अर्नब ने धीरे से चिमटी काट ली। जी जी दादू। शादी थोड़ी जल्दबाजी में हो गई, पर रुक जाओ तुम दोनों। का रिसेप्शन मैं अपने तरीके से करूँगा, ग्रैंड रिसेप्शन होगा। अदिति को कुछ नहीं सूझा बोलने को, तो वो बस मुस्कुरा कर रह गई। बहुत सिंपल तरीके से तुम दोनों की शादी हो गई। कितने शौक अरमान होंगे तुम्हारे भी। कोई बात नहीं दादू, आपका आशीर्वाद मिल गया, वही काफ़ी है। मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के लिए हमेशा है। देखो, रात काफ़ी हो गई है, तुम लोगों को भूख लग गई होगी, कुछ खाना है?
हाँ दादू, मैंने बोल दिया है हरी काका को, कुछ हल्का फुल्का बना रहे हैं वो। ठीक है बेटा, आराम करो और मुझे भी आराम करने दो, कल सुबह मिलेंगे हम। बोलकर दादू वापस बिस्तर पर लेट गए और अर्नब कमरे से बाहर निकलकर किचन में आ गया। काका, बन गया खाना? हाँ बाबू, दीजिए, मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है। ठीक है, दीजिए, मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ। और बहू रानी के लिए? वो शायद दादू के कमरे में ही हैं, एक बार देख लीजिए आप। बोलकर अर्नब खाना लेकर अपने कमरे में आ गया, लेकिन अदिति को नहीं कहा कमरे में आने के लिए, तो उसने भी ना तो पूछा ना उसके पीछे गई, वो वहीं सोफ़ा पर ही बैठी रह गई। तभी हरी काका कमरे में गए, बहू रानी का खाना खा लीजिए। उसने ना में सिर हिला दिया, तो हरी काका वापस आ गए। अब तक अर्नब ने भी अपना दरवाज़ा बंद कर लिया था, तो हरी काका एक बार दरवाजे की तरफ देखा और फिर वह अपने कमरे में चले गए। दादू सोने लगे तो एक बार फिर आँख खोलकर बोले, बेटा अपने कमरे में जाओ, चेंज कर लो। जी दादू, जा रही हूँ, आप सोइए ना, मैं कुछ देर यहीं बैठती हूँ। ठीक है बेटा। फिर दादू सो गए, लेकिन अदिति मन ही मन सोचने लगी, अरे यह तो चले गए और मुझे बताया नहीं कि मैं कहाँ रहूँगी। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, किस कमरे में जाऊँ, किससे पूछूँ और इन्हें भी कैसे बुलाऊँ? हरी काका भी चले गए, अब मैं क्या करूँ? दिसंबर महीना था, ठंड भी काफ़ी लग रही थी। दादा के कमरे का हीटर ऑन था, कमरा गर्म था, तो अदिति वहीं सोफ़ा से सिर टिकाकर बैठी रह गई। अब तक दादू भी सो गए थे। पिछले कई दिनों से ठीक से सोई नहीं अदिति, ऊपर से इतना रोने की वजह से थकान हुई थी अलग। जब वह सोफ़ा पर शांति से गुमसुम बैठी तो पता नहीं चला कब गहरी नींद के आगोश में चली गई। इधर अर्नब भी अपने कमरे में आया और गले से माला निकाल कर सामने टेबल पर रख दिया और बिना चेंज किए ही खाना खाने लगा। फिर बर्तन वैसे ही छोड़कर बिस्तर पर निढाल हो गया। पिछले कुछ दिनों से हो रहे ड्रामे की वजह से वह थक चुका था, नींद उसे भी नहीं आ रही थी, और आज जब ठीक होने की, पूरी होने की एक हल्की सी उम्मीद दिखाई दी तो थोड़ी सुकून मिली। दिमाग हल्का लग रहा था, तुरंत वो भी सो गया। एक बार भी जी में नहीं आया कि अदिति इतनी ठंड में कहाँ सोएगी, वह कहाँ जाएगी, चेंज करके क्या पहनेगी। देर रात को सोई अदिति की आंख सुबह नहीं खुली। वही दादाजी की जब आंख खुली तो सामने सोफा पर ही अदिति को सोते देख वह चौंक गए। बहू रात भर यहीं सो रही थी और तुरंत हरी को आवाज़ देने लगे, लेकिन तब तक हरी काका खुद आ गए। लेकिन सोफा पर दुल्हन को देखा तो वह पीछे हट गए। तब दादू ने उंगली से इशारा कर दिया और वह तुरंत वापस चले गए। सोफा पर सो रही अदिति के सर से पल्लू हट चुका था। वह काफ़ी गहरी नींद में बैठे बैठे सोफा पर सिर टिकाए ही सो रही थी। यह देखकर दादू को बहुत गुस्सा आया। कैसा गैर जिम्मेदार है यह लड़का, खुद सो गया और यह यहीं रह गई, इसे अपने कमरे में नहीं ले गया। हाँ, उसी ने कहा होगा तुम दादू के कमरे में ही रहो। अब यह नई नवेली दुल्हन तो नहीं बोलेगी उसे कि मुझे कमरे में जाना है। इसे तो अभी मैं बताता हूँ, बस शादी कर ले आया और जिम्मेदारी खत्म, मन में बोलकर वह अपना फ़ोन निकालने लगे। तभी अचानक अदिति के चेहरे पर नज़र टिक गई। प्यारी मासूम बच्ची है। थैंक यू बेटा, मेरे पोते के जीवन में आने के लिए, उसका हाथ थामने के लिए। मैंने उस दिन बस तुमसे थोड़ी देर बात कर ली और मुझे विश्वास हो गया कि तुम ही वह लड़की है जो मेरे पुराने वाले पोता को लौटा सकती है, उसकी लाइफ को सही कर सकती है। तभी दादू की नज़र अदिति के माथे पर गई और चौंक गए। ओह, तो यह बात है। मैं भी तो सोचूं अचानक मेरा पोता इतना कैसे समझदार बन गया, कैसे इतनी आसानी से मेरी बात मान ली, शादी कर ली। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे जी में जो आया वह तुमने किया, अब मैं करूँगा मेरे जो जी में आएगा। तभी फ़ोन बजा तो अर्नब की आंख खुली। सर काफ़ी भारी हो रहा था। अरे कौन इतनी सुबह सुबह फ़ोन किया, बोलते हुए एक बार फिर सो गया। जब दोबारा फ़ोन आया तो खुली आंखों से देखा भीमा का फ़ोन था। हेलो भाई, आज यूएसए के लिए निकलना होगा, वहाँ ज़रूरी मीटिंग बुलानी पड़ेगी और मुझे भी खबर लगा है
कि जयंत उधर ही बैठा है, शांत नहीं है, पर वह अब वो सारे इन्वेस्टर को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। पर अर्नब की नींद अच्छी तरह से नहीं खुली थी, तो वह क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हेलो भाई, सुन रहे हो? भाई कहाँ हो? कल रात से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, लग नहीं रहा था। कहाँ हो, घर पर हो या बाहर हो? अरे यहीं हूँ, बोलो न क्या हुआ? अर्नब ने अधखुली आंखों से पूछा तो भीम ने सारी बातें दोहराई। अब अर्नब की आंखें अच्छे से खुली और उठकर बैठते हुए कहा, ठीक है, तुम मेरे जाने की तैयारी करो, मैं आज ही निकलता हूँ। सब तैयारी करके रखी है भाई, वहाँ आपका मीटिंग भी फिक्स हो गया है। आपका ही फ़ोन नहीं लग रहा था, कल रात से कितनी बार ट्राई किया। कहाँ चले गए थे? अभी मैं आपके घर ही आने वाला था, लेकिन संयोगवश फ़ोन लग गया। वैसे कहाँ गए थे और सो रहे थे क्या अब तक? अरे हाँ यार, रात में उस लड़की के साथ। बोलते हुए अर्नब को याद आया और तुरंत फ़ोन काट कर बेड पर मोबाइल फेंका और झटके में उठ गया। यह लड़की कहाँ गई? कहीं फिर से तो भाग नहीं गई? इस कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ है? और कहाँ गई हो कितनी ठंड में? और वह चारों तरफ कमरे में नज़र दौड़ाने लगा। कमरे में तो है ही नहीं, कहीं बाथरूम में तो नहीं है। फिर झट से जाकर दरवाज़ा नॉक किया। फिर याद आई कि ये तो नहीं आई थी कमरे में, और मैंने भी कमरे में आने को कहा नहीं। फिर मेरे पीछे तो अभी नहीं आई थी। फिर गई तो गई वो कहाँ? फिर खुद के सर पर जोर से टपली मारते हुए कहा, मैं भी बेवकूफ़ हूँ, इस तरह उसे कैसे छोड़ दिया? मैं कैसे भूल गया कि मैंने उससे शादी की है? अगर मेरा यही बिहेवियर रहा तो फिर सच्चाई पता चलते हुए देर नहीं लगेगी। मन में बोलते हुए वह तुरंत कमरे से बाहर निकलने लगा। फिर याद आया, हो सकता है शायद जल्दी सोकर उठ गई हो, दादू के साथ हो। लेकिन रात में तो इस कमरे में आई नहीं। फिर एक सेकंड याद आया, रात को हम दोनों दादू के कमरे में गए थे, कहीं वो अब तक दादू के कमरे में तो नहीं है। घड़ी पर नज़र डाली तो सुबह के 7 बज गए थे। दादू तो अब तक उठ गए होंगे। 4 कदम नहीं हुआ, वह भागकर दादू के कमरे में आया और सबसे पहले दादू के बेड की तरफ नज़र डाली तो वो अब तक सो रहे थे। देखकर सुकून मिला। तभी उसकी नज़र सोफा पर गई जहाँ अदिति सिर टिकाए गहरी नींद में सो रही थी। देखकर उसे सुकून मिला, राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल दांत खींचते हुए गुस्से में चेहरा कस लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। इधर दादू जानबूझकर आंख बंद कर लेटे हुए थे और अर्नब को देखकर अचानक अपनी आंखें खोल दी और उसे देखने लगे। उसके फेस एक्सप्रेशन नोटिस करने लगे। अर्नब अभी उसे जगाने लगा, तभी पीछे से दादू ने आवाज़ लगाई, अर्नब। उसने तुरंत पीछे मुड़कर दादू की तरफ देखा। क्यों जगा रहे हो, सोने दो उसे। तो अर्नब सामान्य हो गया और ज़बरदस्ती चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग बच्चा। देखिए न अपनी बहू को, कितनी लापरवाह है। रात को यहीं पर सो गई और अब तक सो रही है। ज़रा भी चिंता नहीं है कि ससुराल का पहला दिन है, जल्दी उठ जाऊं, काम काज होंगे। आपकी सेवा करेगी ये, खर्राटे लेने से फुर्सत मिलेगी तब ना। सोने दो बेटा, कोई बात नहीं, और मुझे बाहर लेकर चलो, फ्रेश होना है। तब वह दादू को व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर लेकर चला गया। कुछ देर में वो फ्रेश हो गए। तब अर्नब उन्हें लेकर गार्डन एरिया में ले गए और दादू को धूप में बिठा दिया और वो भी बगल में बैठ गया। इधर मिस्टर खन्ना के घर में तहलका मचा हुआ था। जब सभी नौकर उठे तो अदिति का कमरा खुला हुआ था। पहले तो सबको लगा शायद वह बाथरूम में हो, लेकिन जब काफ़ी देर हो गया वह नहीं निकली तब नौकर आवाज़ देते हुए उसे ढूंढने लगे, पर वह घर में कहीं नहीं दिख रही थी। ओह गॉड, यह मैडम कहाँ चली गई? अरे हो सकता है घूमने निकल गई हो। इतनी सुबह सुबह? अरे मेरा मतलब है मॉर्निंग वॉक पर चली गई हो। हाँ हो सकता है, बोलकर सबने राहत की सांस ली। तभी फिर दूसरे नौकर ने कहा, अरे हम कॉल करके पूछ लेते हैं ना मैडम को कहाँ है। और तुरंत फ़ोन लगाया, लेकिन मोबाइल घर में ही था। अरे मैडम का मोबाइल तो घर में ही है। देखो, हो सकता है बिना मोबाइल के ही चली गई हो, कुछ देर में आ जाएगी। लेकिन जब काफ़ी देर नहीं आई तो सबके मन में घबराहट होने लगी
और तुरंत मिस्टर खन्ना को फ़ोन लगाया। रात में देर रात तक काम करने की वजह से वह अब तक सो रहे थे। जब अचानक गार्ड का फ़ोन दिखा तो तुरंत रिसीव करते हुए बोले, हाँ बहादुर, क्या बात है, क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह फ़ोन क्यों किया? तब उसने सारी बातें बता दी। क्या क्या कह रहे हो तुम? बच्ची कहाँ चली गई? कब देखा तुम लोगों ने कि वह घर में नहीं है? सर, सुबह 4 बजे ही देखे कि उनका रूम खुला हुआ है। फिर हमें लगा शायद वो फ्रेश हो रही है, लेकिन जब काफ़ी देर तक नहीं दिखी तब हम लोग ढूंढने लगे। अरे वो ऐसे कैसे चली गई, कहाँ चली गई? और रात में तुम लोग क्या खर्राटे लेकर सो रहे थे? उसे बाहर जाते हुए देखा नहीं किसी ने? सर, वो रात वाला गार्ड तो घर चला गया। अरे तो उसे फ़ोन करके पूछो ना। ये भी अभी मैं पूछूंगा? हाँ रुको, मैं ही पूछता हूँ। तुम लोग से एक काम सही से नहीं होता है। मुझे लौटने दो दिल्ली, एक एक कर सबकी खबर लेता हूँ। गुस्से में बोलकर फ़ोन काट दिया और रात वाला गार्ड रंजन को तुरंत फ़ोन लगा दिया। वह सो रहा था तो उसकी पत्नी ने फ़ोन उठाया। हेलो। जैसे ही उसने कहा तो मिस्टर खन्ना गरजते हुए बोले, रंजन कहाँ है? जल्दी से फ़ोन दो उसे। उसकी पत्नी ने उसे तुरंत जगाया तो हड़बड़ाते हुए वह उठा और जी 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 सेठ बोलिए। रात को तुम ड्यूटी पर थे? जी जी सर, रात भर ड्यूटी पर था, सुबह घर आया हूँ। अच्छा, तो फिर रात को सोया था कि जगा था? ना ना नहीं मालिक, नहीं सोया था। सच बोल, नहीं तो अभी कैमरा चेक करवाऊँगा। हाँ सेठ जी, वह अधरतिया में जरा आँख लग गई थी तो थोड़ी देर झपकी ले लिए थे। लगता है तभी वह निकल गई। पर उसे यहाँ पर क्या दिक्कत थी? मैंने उसे कहा तो था कि वापस आकर जॉब लगवा दूँगा, तुम किसी पर डिपेंड नहीं रहोगी। पर क्या उसे भरोसा नहीं हुआ? होता भी कैसे, मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ। अचानक इतनी जल्दी मुझ पर क्यों विश्वास कर लेगी? और मैं भी यहाँ आ गया, पर वह बच्ची अकेली कहाँ जाएगी? कहीं फिर किसी मुसीबत में न पड़ जाए। नहीं नहीं, मैंने उसे अपनी बेटी मान लिया है, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं आज ही दिल्ली के लिए निकलता हूँ, लेकिन उससे पहले गार्ड को बोलता हूँ कैमरा चेक करने के लिए। और कितने बजे रात को निकली है, सुबह में कब निकली, पता चल जाएगा। और फिर गार्ड को फ़ोन लगा दिया। इधर अर्नब वापस अदिति के पास आना चाह रहा था, लेकिन दादू के पास से उठकर वह नहीं आ पा रहा था। इधर दादू ने अर्नब को देखा तो कहा, सब ठीक ठाक है बेटा? जी जी दादू, सब ठीक है। कुछ ज़्यादा ही जल्दी में शादी नहीं कर ली तुमने? बड़ी जल्दी बात मान ली मेरी। कैसी बातें कर रहे हैं दादू? आपके अलावा मेरा और है भी कौन? तो कैसे नहीं मानता? तो फिर बहू कमरे में क्यों नहीं गई? दादू ने धीरे कहा, पर आवाज़ में नाराज़गी थी। नहीं दादू, मैंने उसे कहा अपने कमरे में चलो तो बोली मुझे कुछ देर बैठना है, मैं बाद में आती हूँ। और शायद बैठे बैठे उसकी आँख लग गई और मैं भी सो गया तो आँख खुली नहीं दोबारा। ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ उसे उठा दो, फ्रेश हो जाएगी वो भी। अर्नब कब से जाने की फिराक में था। जब दादू ने कहा तो वो तुरंत तेज तेज कदमों से वहाँ से कमरे में आ गया। अदिति अभी गहरी नींद में सो रही थी। अर्नब को बहुत गुस्सा आया। उसने इधर उधर देखा और वहाँ रखा पानी का जग उठाया और अदिति के मुँह पर फेंक दिया। ठंड का महीना था। अचानक मुँह पर पानी गिरा तो हड़बड़ाते हुए उठी। सुनामी सुनामी आ गई। दरअसल सपने में वह सुनामी ही देख रही थी। सच में तुम सुनामी बनकर ही आई हो इस घर में, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाने के लिए। चलो उठो, तुम्हें यहाँ सोने के लिए नहीं लाया हूँ। दादू कब का उठ चुके, उनके नाश्ते पानी का समय हुआ कि नहीं? परंतु गहरी नींद में सो रही अदिति की आँख खुली तो, लेकिन समझ नहीं पाई, कुछ याद नहीं रहा वह कहाँ है। तो अधखुली आँखों से कहा, क्या हुआ, कौन है? अर्नब को और गुस्सा आया। ओह कुंभकर्ण की न्यू वर्जन, कितना सोती हो। और जग में जो पानी बचा हुआ था वह सब उसके ऊपर डाल दिया और झकझोरते हुए कहा, उठो। वह घबराते हुए सीधे उठ खड़ी हुई। हाँ हाँ उठ गई, मुझे सब याद आ गया। बोलते हुए पैर आगे बढ़ाया तो लड़खड़ा गई।
साड़ी में पैर उलझ चुका था। वह खुद को संभालने लगी, पर बैलेंस नहीं बना और आगे की तरफ गिरने लगी। लेकिन आगे अर्नब खड़ा था, तो दोनों हाथ उसके चेस्ट पर आ गया तो वह बच गई। पर अर्नब बाबू का बैलेंस बिगड़ा और वहीं कारपेट पर पीठ के बल धड़ाम से गिरा और अदिति उसके ऊपर। इधर अर्नब ने जब अचानक फ़ोन काट दिया तो भीमा सोचने लगा, क्या हुआ भाई को, फ़ोन बिना कुछ बोले क्यों काट दिया। अरे इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बातें सीरियस है, क्यों नहीं समझ रहे। उन्हें जाना होगा, वरना बहुत लॉस होगा, घाटे में चला जाएगा बिजनेस सारा। और दोबारा फ़ोन लगाने लगा, लेकिन फ़ोन छोड़ दिया और तुरंत अर्नब के घर के लिए निकल पड़ा। सुबह का समय था तो उसे पता था कि अर्नब भाई दादू के पास ही होंगे, धूप में गार्डन एरिया में बैठे होंगे, तो सीधे वहाँ चला गया। दादू को प्रणाम पार्टी कर कुछ देर बातें करने के बाद कहा, दादू अर्नब भाई कहाँ है। तब दादू ने सारी बातें बता दी कि अर्नब ने अपनी बैचमेट के साथ रात को शादी के बंधन में बंध गए। भीमा खुशी से झूम उठा और तुरंत दादू के पैर छुए और गले लगकर बधाई देते हुए अर्नब के कमरे की तरफ भागा। इधर अर्नब अपने ऊपर अदिति को देखा तो वह जरा झिझकते हुए कहा, अरे क्या है, उठो, अभी नींद में हो क्या तुम। न नहीं सर। अदिति घबरा कर उठने लगी, लेकिन दोनों के गले की चेन आपस में उलझ चुकी थी तो उठ नहीं पाई। उफ, यह क्या हो गया, जल्दी सुलझाओ इसे। जी जी सर। अरे जी सर मत करो, जल्दी करो, डोर खुला है, कोई आ जाएगा। अदिति जल्दी जल्दी चैन को सुलझाने लगी, लेकिन यह क्या, वह सुलझने की बजाय और उलझ गया। यह देख अर्नब ने चीखते हुए कहा, हटो, मैं देखता हूँ, तुमसे एक काम बराबर नहीं हो सकता। लेकिन उससे भी नहीं हुआ, वह ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसके ऊपर अदिति थी तो चैन नज़र नहीं आ रही थी। कुछ देर तक सुलझाने की कोशिश के बाद भी जब नहीं हुआ तो अर्नब ने कहा, एक काम करते हैं, उठो, खड़ी हो जाओ, फिर मैं सुलझाता हूँ। तब दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए उठकर खड़े हुए। अर्नब की हाइट लंबी थी, वहीं अदिति मध्यम लंबाई की थी, तो वह उसके शोल्डर के जस्ट थोड़ी ऊंची थी। तब अर्नब जरा झुककर सुलझाने लगा। इधर भीमा भागकर अर्नब के कमरे में गया। भाई ने शादी कर ली और बताया तक नहीं, लेकिन वह अपने कमरे में जब नहीं दिखा तब वह दादू के कमरे में आ गया और अभी वह आवाज़ लगाता तभी दोनों को एक साथ दिखा। अर्नब उसकी कमर में एक हाथ डाले अपने बेहद करीब किया हुआ था और उस पर झुककर चैन सुलझा रहा था। इस तरह देखकर भीमा पहले अपनी आंखें बंद कर ले, फिर थोड़ी सी आँख खोलकर देखा और खुश होते हुए मन ही मन भगवान को थैंक यू कहा और दोनों की बलैया लेते हुए उंगलियां तोड़कर वह जाने लगा। लेकिन फिर कुछ सूझा और तुरंत मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा। तभी चैन सुलझ गया तो भीमा भी तुरंत वहाँ से हट गया। वहीं अर्नब भी उससे दूर हटते हुए कहा, आप रात को इस कमरे में क्यों सो गई थी, दादू पूछ रहे थे। वह तो अच्छा हुआ मैंने बहाना बना दिया कि आप यहाँ बैठना चाहती थी। तब वह भी चुप रह गए, वरना उनका दिमाग इतना तेज है, इतना लगाते हैं कि उन्हें समझते देर नहीं लगती कि वास्तव में हमारी शादी नहीं हुई है, और उन्हें पता लगा तो फिर तो मेरी बैंड बजा देंगे दादू। आप सिर्फ अपनी बातें समझते हैं और बोलते हैं, गलती किसकी है। अरे आप मुझे यहीं छोड़कर चले गए, ना अपने साथ चले लेकर गए, ना ही अपने पीछे आने को कहा। अब मुझे क्या मालूम मैं कहाँ जाऊँ, किस कमरे में रहूँ, कहाँ सोऊंगी, यह तो आपको बताना चाहिए था ना। हाँ ठीक है, मेरे कमरे के बगल वाले कमरे में तुम शिफ्ट हो जाओ, पर हाँ रात को दादू को दिखाकर मेरे कमरे में आना, फिर तुम वहाँ से चले जाना, मेरे कमरे में रहने की ज़रूरत नहीं। जी समझ गई। जी सर करना बंद करो, यह मत भूलो कि हम पति पत्नी हैं और उसी तरह बात करना है, खासकर दादू के सामने, तो ध्यान रहे। हाँ समझ गई, कितना बोलते हैं आप, एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। अरे बार बार कहाँ रिपीट कर रहा हूँ, एक ही बार तो बोला। अरे नहीं, प्रैक्टिस कर रही हूँ कि दादू के सामने इस तरह थोड़ा ज़ोर से बात करना है ताकि लगे कि हम पति पत्नी हैं। गुड। पर अब मैं बाहर कैसे जाऊँ, मेरी साड़ी तो पूरी गीली कर दी आपने। चलो मेरे पीछे कमरे में आओ और चेंज कर लो।
लेकिन लेकिन क्या? मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं। जो कपड़े थे होटल के कमरे में ही रह गए। अब मैं क्या करूं? किसी से मंगवा दीजिए ना। पागल हो क्या? अभी उस कपड़े को जाने दो। मैं किसे भेजूं? अगर किसी ने देख लिया तो बेवजह बवाल होगा। रुको, मैं कुछ करता हूँ, तुम यहीं रहो। तभी भीमा आवाज़ देते हुए आया, भाई भाई कहाँ हो? हाँ, 1 मिनट रुको, आ रहा हूँ। लेकिन तब तक भीमा आ चुका था और दोनों को देखते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, क्या बात है, क्या गजब की जोड़ी है। वेरी गुड ब्रो, वेरी गुड। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, पर आपने बहुत गलत किया। मैं अभी दादू से जाकर शिकायत करता हूँ। अर्नब और अदिति भीमा की बात सुनकर चौंकते हुए एक साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या? दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।